दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद आकाश में। और आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने देशों के राजपूतों और उच्चायुक्तों से साख स्वीकार की? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको सभी के नाम भी बता देता हूँ, राजदूतों और उच्चायुक्तों के। ठीक है, आपको याद रखना है किसने इनकी नियुक्ति करी है। ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने करी है। ठीक है, चलिए साख देख लेते हैं कौन कौन सी तैयार करी है, कितने लोग हैं इसमें। तो ये देखिए नए अम्बेसडर जो हैं, मैं एक लिस्ट बना दिया हूँ नए अम्बेसडर की। आप चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ठीक है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 7 देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों की साख तैयार करी है। ठीक है, राजदूतों और उच्चायुक्तों की से किसने तैयार करी है? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने। तो देखिए कहाँ कहाँ तैयार करी है। उत्तर कोरिया से राजदूत किसे बनाया है? ये चोई हुई चोल को बनाया है। चोई हुई चोल, ये आपको नाम याद रखना है, बहुत अजीब सा नेम है। ठीक है, और दूसरा आप देख सकते हैं सेनेगल के राजदूत किसको बनाया है? अब्दुल वहाब हैदर को। अब्दुल वहाब हैदर को। ठीक है, चलिए अगले देख लेते हैं कौन से 5 हैं। तीसरा जो है वो आप देख सकते हैं, तीसरा कौन है? त्रिनिदाद और टोबैगो के उच्चायुक्त किसको बनाया है? रोजर गोपाल को बनाया है। और मॉरिशस के उच्चायुक्त किसको बनाया है? सेंटी बाई हनुमन जी को बनाया है। ठीक है, हनुमन जी को बनाया है। कहाँ का? मॉरिशस का। त्रिनिदाद और टोबैगो का रोजर गोपाल को बनाया है उच्चायुक्त। ऑस्ट्रेलिया का उच्चायुक्त किसको बनाया ऑस्ट्रेलिया से? तो ये बैरी रॉबर्ट ओ फेरेल को बनाया है। ओ फेरल, जब इंग्लिश में लिखेंगे तो आप ओ इस तरह से ऑब्लिक करके लिखेंगे, बैरी रॉबर्ट ओ फेरल। और कोटे दी आइवर से राजदूत किसको बनाया है? कोटे दी आइवर से राजदूत किसको बनाया है? MNDRY एरिक कैमिली को बनाया है। कहाँ से? कोटे दी आइवर से राजदूत किसको बनाया है? MNDRY एरिक कैमिली को बनाया है। रवांडा से किसको बनाया है? उच्चायुक्त जैकलिन मुकांगीरा को बनाया है। ठीक है, चलिए अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्ज़ाम में आएगा, क्योंकि अभी PCS की भी वैकेंसी जो है चल रही है और PCS के एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चन 100% आना ही आना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। तो ये कब मनाया गया? ये आप सभी को पता है कब मनाया गया। ये 21 मई को मनाया गया। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं और क्या मनाया गया। तो पॉइंट्स हैं इसके कि 21 मई को संयुक्त राष्ट्र द्वारा संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता के लिए विश्व दिवस मनाया गया। ठीक है, पूरे विश्व में इसको मनाया गया है। कौन सा? संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया गया। और 21 मई को तो मैंने लिखा ही दिया है, चाय दिवस मनाया गया। ठीक है, इसको तो मैंने करा दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो लाइक करते चलिए और शेयर भी करते चलिए। क्वेश्चन है, अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये जो है अपना एक कमेंट जारी किया है, जिसमें बताया है कि कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य नहीं है। तो ये कितने साल से नीचे के लिए नहीं है? इसमें 14 वर्ष आप कर सकते हैं। ठीक है, 14 वर्ष के कम उम्र के नीचे जो बच्चे होंगे उनको आरोग्य सेतु ऐप जो है अनिवार्य नहीं होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है PCS लेवल के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना PMVV पर दी जाने वाली रिटर्न की दर क्या है? ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसकी दर क्या है? 7.4%। ये आपको याद रखना है। और आपको मैं बता दूं कि आप PMVVY के बारे में भी आप डिटेल से पढ़िए नोट्स बना के। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही हाईलाइट हो रहा है इस वक्त। अब मैं आपको PMVVY के बारे में बता दूं। मैंने कल आपसे ये कहा था कि आप कमेंट में जो है आप बताइएगा कि PMVVY में बुजुर्ग लोगों को क्या दिया जाता है। मैंने आपको इतनी हिंट्स दी थी कि बुजुर्ग लोगों को ही
बुजुर्ग लोगों के लिए ही योजना है। और मैं आपको आज मैं बता देता हूँ कि 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक लोग ही इस PMVVY योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब क्या है इसमें, तो इसमें क्या है देखिए, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कि ये दर क्या है, कितना पूरा। PMVVY में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, ठीक है, 20-21 के लिए रिटर्न दर कितनी रखी गई, 7.4 रखी गई, ठीक है। सालाना की है ये, 1 वर्ष की। और इस दर को जो है साल में चेंज भी किया हर साल जो है इसको चेंज भी किया जा सकता है, कि यही नहीं कि 7.4 ही रहेगा, इसको हर साल चेंज भी किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन इससे बनता है कि इस स्कीम में अधिकतम कितने रुपए का निवेश आप कर सकते हो। तो आपको ये भी याद रखना है कितने का आप निवेश कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 15 लाख तक आप निवेश कर सकते हैं, ठीक है। 15 लाख रुपए तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं, या आपको याद रखना है कितना, 15 लाख। और इसके बारे में और, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है, इतना याद रखना है। क्या है ये, वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीम है। इसमें 60, जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इसमें क्या मिलेगा, मासिक पेंशन मिलती है महीने में। और 60 साल या उससे अधिक उम्र के नागरिक निवेश कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 60 वर्ष या उससे अधिक के उम्र के जो नागरिक होंगे वो इसमें निवेश कर सकते हैं। पहले योजना जो है कब से कब तक रही, जब स्टार्ट हुई थी तो ये 4 मई 2017 से लेकर 3 मई 2018 तक रही, ठीक है। बाद में इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, बाद में इसको बढ़ाकर 31 मई 2020 तक कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बैठक करी, उसमें ये जो इसका जो डेट है वो बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन करा दिया है। 31 मार्च कब तक बढ़ा दिया, 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया है इसको, ठीक है। आपको ये याद रखना है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में असंगठित क्षेत्र के लिए सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम FME के औपचारिकरण की योजना को मंजूरी दे दी है, ठीक। योजना का कुल व्यय बताना है कितना है, ठीक है। तो इस कितना व्यय है, ये 10,000 करोड़ रुपए का व्यय हुआ है, इसमें होगा, ये संभावना व्यक्त करी है। मतलब व्यक्त क्या करी, इसमें इन्होंने कहा है कि हम लोग इस योजना के लिए 10,000 करोड़ जो है व्यय करेंगे। अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ, है ना। बताना क्या इसमें, आपको क्वेश्चन आप पूरा पढ़िए, इसमें पूरा डिटेल में ही लिख दिया है मैंने, कुछ छोड़ा ही नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर क्या है आपका, 10,000 करोड़ हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में, ठीक है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, कौन सी योजना है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को मंजूरी दे दी है। योजना को कितनी राशि आवंटित की गई है, तो ये कितनी की गई है, 20,000 करोड़ रुपए आवंटित की गई है, ठीक है। 20,000 करोड़ आप देख सकते हैं, 20,000 करोड़ ये रहा, ठीक है। 20,000 करोड़ जो है आवंटित की गई है राशि। और इसमें किया क्या गया है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। देखिए ये जो राशि है ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न वाला है। मैं आपको बता दूं मैंने कहाँ से इसको लिया है, ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। मैंने 2 जगह से इसके बारे में पढ़ा है, एक इकोनॉमी टाइम्स, ठीक है, इकोनॉमी टाइम्स, और एक नवभारत टाइम्स, ठीक है। अब इकोनॉमी टाइम्स में कितना दिया है, इकोनॉमी टाइम्स में लिखा है 20,000 करोड़, ठीक है, 20,000 करोड़। लेकिन नवभारत टाइम में ये राशि कितनी लिखी है, 20,050 करोड़, ठीक है, इतना। तो आपको के सामने जो भी ऑप्शन आता है वो आप टिक कर दीजिएगा। मैंने आपको ये बता दिया इसलिए क्योंकि ये जो है कन्फ्यूज़न वाली राशि थी। मुझे मोस्टली जो है 20,000 करोड़ मिला है, लेकिन अगर मैं बात करूं मुझे 20,050 भी मिला है, ठीक है। तो आप दोनों को जहन में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और आपको याद रखना है किसमें, ये मत्स्य पालन क्षेत्र में जो है
क्वेश्चन से रिलेटेड है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए इसमें मैं आपको बता दूं कि देखिए सरकार ने ये कहा है कि इसमें जो है लगभग 55 लाख लोगों को रोजगार भी मिलने की उम्मीद है। कितना? 55 लाख लोगों को उम्मीद है कि रोजगार मिल जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को? 55 लाख लोगों को। ये एक अच्छी खबर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीदी वाहन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये किस में शुरू की गई है? ये मध्य प्रदेश राज्य में शुरू की गई है। अब ये भी जानिए ये इसमें है क्या। ठीक है, इसमें किसके लिए शुरू की गई है? इसमें देखिए मध्य प्रदेश में झाबुआ ज़िले में। ठीक है, मध्य प्रदेश में झाबुआ ज़िले में ये शुरू की गई है, झाबुआ ज़िले में। ठीक है, झाबुआ ज़िले में शुरू की गई है। और किसने शुरू किया है? ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया है। ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा। ठीक है, मिशन की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, ग्रामीण आजीविका मिशन की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया है, मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा और बता दूं कि सीएम कौन है मध्य प्रदेश का। मैं बार बार बताऊंगा तो आपको याद रहेगा। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर है लालजी टंडन। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ किस राज्य में? मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ? ये महाराष्ट्र में हुआ। ठीक है, इसके बारे में आप जानिए कि महाराष्ट्र में मी अन्नपूर्णा पहल का शुभारंभ हुआ। ये तो आपने देख ही लिया। ठीक है, अब इसके आगे, यह पहल एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा महाराष्ट्र में किसानों की जिम्मेदारी के प्रतिबद्धता के तहत शुरू की गई। किसके द्वारा शुरू की गई? ये आपको पता होना चाहिए। एकीकृत जोखिम बीमा द्वारा। एकीकृत जीवन बीमा। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किया गया है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। किसके लिए? किसानों की जिम्मेदारी की प्रतिबद्धता के तहत शुरू किया गया है। ठीक है, किसानों के लिए शुरू किया गया है, आपको इतना याद रखना है। और सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। कहाँ के? महाराष्ट्र के। आपको याद रखना, इसका आंसर भी महाराष्ट्र है। सीएम है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। आपको बार बार ये पढ़ना है जिससे आपको सारे स्टेट के सीएम और गवर्नर याद हो जाएं, इंपॉर्टेंट हैं इसलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट क्वेश्चन में एक ऐसी बात बताऊंगा कि आपको मैं ये बोल सकता हूँ कि आपको 100% नहीं पता होगा। ठीक है, शायद पता हो, मैं इतना भी कॉन्फिडेंस में नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूँ कि नहीं पता होगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन स्टील एसोसिएशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ठीक है, तो ये किसे चुना गया है? ये चुना गया है दिलीप उम्मेन को। किसको चुना गया है? दिलीप उम्मेन को। ठीक है, अब ये वर्तमान में किस पद पर थे? तो ये वर्तमान में आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील में थे। किसमें? आर्सेलर, मैं लिख दे रहा हूँ, आर्सेलर निप्पॉन स्टील इंडिया। ठीक है, इसमें थे। और अब ये कहाँ पे हो गए हैं? ये अब ये हो गए हैं इंडियन स्टील एसोसिएशन में। आपको याद रखना, आर्सेलर निप्पॉन स्टील इंडिया में इससे पहले जो है ये क्या थे? सीईओ थे। इससे पहले क्या थे? सीईओ थे। और अब ये क्या हो गए हैं? इंडियन स्टील एसोसिएशन में ये अध्यक्ष हो गए हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और इसमें देखिए एक और नाम आया है, गोविंद राजुलू चिंटला। ठीक है, मैं इसके बारे में आपको कल बता दिया था इनके बारे में कि इनको ये क्या बने हैं, अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। कौन? गोविंदा राजुलू चिंटला, ये जो है नाबार्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। और
इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने हर्ष कुमार भानवाला की जगह ली है। इन्होंने हर्ष कुमार भानवाला की जगह ली। हर्ष कुमार भानवाला, ठीक है, भानवाला, डॉक्टर हर्ष कुमार भानवाला की जगह ली है गोविंदा राजलू चिंटला ने, ठीक है। अब देखिए, अगर इन्होंने इनकी जगह ली है तो फिर इंडियन स्टील एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बने हैं, कौन? दिलीप उम्मेन, इन्होंने भी तो किसी की जगह ली होगी। तो इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने टीवी नरेंद्रन की जगह ली है। मैंने इसीलिए इसमें लिख दिया है इसको, कि आपके सामने रहेगा तो याद रहेगा। दिलीप उम्मेन ने टीवी नरेंद्रन की जगह ली है। इससे पहले अध्यक्ष कौन था? ये टीवी नरेंद्रन थे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक की नई मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है ये आपको पता होगा, अगर आपने आज का करंट पढ़ा होगा न्यूज़पेपर, तो ये कॉर्मेन रेनहार्ड को चुना गया है, ठीक है। किसको चुना गया है? कॉर्मेन रेनहार्ड को चुना गया है। इनकी नियुक्ति कब से प्रभावी मानी जाएगी? ये अभी नहीं, इनको तुरंत नियुक्ति मिल जाएगी। इनको 15 जून, ठीक, 15 जून 2020 से इनकी जो नियुक्ति है वो प्रभावी मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिए, इसमें एक नाम आया है डॉक्टर हर्षवर्धन। गोविंदा राजुलू चिंटला का तो मैंने लास्ट क्वेश्चन में बता दिया। अब डॉक्टर हर्षवर्धन का भी मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर हर्षवर्धन को कहाँ चुना गया है? WHO में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, ठीक है। डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO में अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। ये 33 सदस्यीय जो है टीम के जो है अध्यक्ष रहेंगे। आपको इतना याद रखना है। इन्होंने किसकी जगह ली आपको ये भी पता होना चाहिए। मैंने आपको एक कल क्वेश्चन करा दिया है, फिर भी मैं आपको रिवीजन में बता देता हूँ कि डॉक्टर हिरोकी नटकानी, डॉक्टर हिरोकी नटकानी, ठीक, इनकी जगह ली है। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। और ये हैं कहाँ के? ये जापान के हैं, ठीक है। पहले ये थे अध्यक्ष के पद पर, अब किसको बना दिया गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को। और ये बात जो है पहले ही तय हो गई थी 2019 में दिसंबर में, कि भारत का इस बार एक कोई प्रतिनिधि ऐसा होगा जो WHO के अध्यक्ष के पद पे नियुक्त होगा। तो इस बार जो है किसको चुना गया है? डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी देने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो इन्होंने किसके साथ किया है? इन्होंने बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है, ठीक है। किसके साथ किया है? बजाज आलियांज के साथ समझौता किया है, समझ गए। अब चलिए बजाज के बारे में पढ़ लेते हैं और थोड़ा फ्लिपकार्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि बजाज के जो फाउंडेड हुई, स्थापना, फॉर्मेशन हुई, वो कब हुई? बजाज की स्थापना हुई 2001 में। 2001 में बजाज की स्थापना हुई, ठीक है। और इसके MD और CEO कौन है? MD और CEO की अगर बात करें, वो कौन है? MD और CEO हैं तरुण चुघ, ठीक है। कौन है? तरुण चुघ, ये आपको याद रखना है। चुघ मतलब CHUGH, ठीक है। स्पेलिंग चुघ रहेगी। तरुण TRAUN, तरुण चुघ। ये कौन है? MD एंड CEO हैं किसके? बजाज आलियांज के। अब मैंने आपको बताया कि मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, तो वो अब बताने का टाइम आ गया है, मैं बता देता हूँ। लेकिन टॉपिक नहीं ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे आपको फ्लिपकार्ट के बारे में भी बताना है। देखिए बजाज आलियांज, ठीक है, क्या नाम है? बजाज आलियांज, ठीक है। बजाज आलियांज कौन है? वो इनके माता पिता का नाम है। किसके? ये जो जिसकी ये कंपनी है, इनके माता पिता का नाम है बजाज और आलियांज, ठीक है। पेरेंट है इनके बजाज आलियांज। तो बजाज का जो पूरा नाम था वो क्या था? बजाज फिनसर्व। क्या था? बजाज फिनसर्व, इस नाम से भी एक कंपनी चलती है। बजाज फिनसर्व के नाम से आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ओपन होकर आ जाएगा। और आलियांज क्या था इनके? ये भी पेरेंट का ही नाम है, मतलब एक माता एक पिता, ठीक है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन माता है कौन पिता है। मैंने आपको इतना बता दिया है, बहुत है। अब आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। अब आलियांज का पूरा क्या नाम है? आलियांज का पूरा नाम है आलियांज SE,
ठीक है, एलियांज एसी। तो ये इन्होंने क्या किया, यहाँ से एलियांज उठाया है और यहाँ से बजाज उठाया है, इन्होंने इसको ही मिलाकर बजाज एलियांज बना दिया है। ठीक है, अब चलिए फ्लिपकार्ट के बारे में देख लेते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई? फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई है? ये 2007 में हुई थी। 2007 में बजाज की स्थापना हुई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। ठीक, बेंगलुरु में है, इंडिया। ठीक, बेंगलुरु इंडिया में है। चलिए, मैंने इसका नहीं बताया, तो पुणे, बजाज का कहाँ है? ये पुणे में है, ये आपको याद रखना है, पुणे भारत। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगर बात करें कि सीईओ कौन है फ्लिपकार्ट का, तो कल्याण कृष्ण मूर्ति। कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति। कल्याण कृष्ण मूर्ति आपको याद रखना है, ये कौन है? ये सीईओ हैं किसके? फ्लिपकार्ट के। ठीक है, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, बजाज का हेडक्वार्टर पुणे में है। ठीक है, आपको इतना याद रखना है। एमडी सीईओ कौन है? बजाज का वो तरुण चुग है, और फ्लिपकार्ट का सीईओ कौन है? कल्याण कृष्णमूर्ति है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।